नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, अब एनआरआई को आईटीआर फाइल करना होगा मैंडेटरी नए इनकम टैक्स रूल के मुताबिक। अगर आप एक एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो कब आपको आईटीआर फाइल करना होता है मैंडेटरी, कब आपके लिए आईटीआर में एग्जम्पशन दिया जाता है यानी आपको आईटीआर फाइल नहीं करना होता है, कौन सी इनकम पर आपको टैक्स लगता है, कौन सी इनकम के लिए आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है। कई सारे जो सवाल है वो एनआरआई रिलेटेड होते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आप एक एनआरआई है या फिर अगर आप एक नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो आपको जानना जरूरी है क्या इनकम टैक्स रिटर्न सच में फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है, क्या जो भी इनकम आप कमा रहे हैं उस पर टैक्स इंडिया में देना आपके लिए जरूरी है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यहां पर हमने इंडिया का मैप बनाया है। तो यहां पर अगर इंडिया से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, जैसे कि अगर कोई सैलरी इनकम हो गई, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो रेंट इनकम हो सकती है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन इनकम हो सकती है, या आपको डिविडेंड इनकम हो सकती है अगर आपने कोई शेयर्स लिए, अगर आपकी एफडी है तो एफडी से इनकम हो सकती है, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट से इनकम हो सकती है। तो कई तरीके से इनकम जो है वो यहां पर होती है। अगर आप रेसिडेंट है तब तो आपके लिए टैक्सेबिलिटी आ जाती है और यहां पर इन सभी इनकम पर आपको टैक्स जो है वो सरकार को देना होता है। लेकिन अगर कोई एनआरआई है जो रहता है यूएसए में, तो रेसिडेंट तो था इंडिया का, लेकिन वो एनआरआई हो गया कुछ कंडीशन की वजह से। क्या कंडीशन होगी वो आगे हम आपको बताएंगे कि एनआरआई आप कब कहलाते हैं। लेकिन ये मान लीजिए कि अगर कोई एनआरआई है यानी वो यूएसए में रहता है और अगर वो इनकम जनरेट करता है इंडिया से, यानी ये सभी इनकम जो है उसकी हो रही है, या फिर वो इनकम जनरेट करता है किसी बाहर की कंट्री में, यूएसए में कर रहा है, या जो है कनाडा से अगर वो इनकम जनरेट कर रहा है, तो बाहर से अगर कोई इनकम जनरेट कर रहा है तो क्या इस इनकम पर भी यहां पर हमें इंडिया में टैक्स देना होगा। कई सारे सवाल होते हैं। अगर एनआरआई की बाहर की इनकम है तो क्या आईटीआर फाइल करना होगा, क्या टैक्स हमें इंडिया में देना होगा, क्या इंडिया के अंदर हम लायबल होंगे। तो कई सारे सवाल होते हैं जो यहां पर एनआरआई रिलेटेड होते हैं, जिसको आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप एक एनआरआई है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसकी नॉलेज हो सके। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं आईटीआर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले ये जानते हैं एनआरआई कौन है। तो एनआरआई कौन है इसको जानना है सबसे पहले। तो एनआरआई एक इंडिविजुअल हो सकता है। एनआरआई चाहे तो सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकता है। हो सकता है एनआरआई इंडिया में पैदा हुआ हो और फिर वो बाहर की कंट्री में चला गया, जिसकी वजह से यहां पर उसे हम एनआरआई कह रहे हैं। या फिर वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी वो इंडिया का रेसिडेंट है ही नहीं, यानी बाहर की कंट्री में अगर रहता है तो वो भी एनआरआई माना जाएगा। इसके अलावा वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है इंडिया में, इस वजह से वो एनआरआई है। एनआरआई यानी रेसिडेंशियल स्टेटस हमें चेक करना है। अगर आपका जो रेसिडेंस स्टेटस है अगर ये कहता है कि आप इंडिया के नहीं है, तो उस केस में आप एनआरआई माने जाएंगे। तो हमें ये चेक कर लेना है कि क्या हम रेसिडेंट है या एनआरआई आते हैं। तो चेक करने के लिए आपको देखना है नंबर ऑफ डे स्टे इन इंडिया, यानी आप कितने दिनों के लिए इंडिया में रहते हैं। तो यहां पर टाइम पीरियड दिया गया यानी डेज दिए गए। अगर इतने टाइम पीरियड तक अगर आप हैं तो उस केस में आप रेसिडेंट माने जाएंगे। अगर इतने टाइम पीरियड के लिए आप नहीं है इंडिया में तो उस केस में आप नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। अब उसके लिए क्या टाइम पीरियड दिया गया, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हम यहां पर टाइम पीरियड आपको बताएंगे कि रेसिडेंट इन इंडिया। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन अगर मैच कर जाते हैं तो उस केस में आप रेसिडेंट माने जाएंगे, अन्यथा आप नॉन रेसिडेंट कहलाए जाएंगे। पहली कंडीशन है कि अगर आपने पिछले साल 182 डेज या उससे ज्यादा अगर इंडिया में रहे तो उस केस में आप रेसिडेंट होंगे। यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हैं तो उस केस में आप रेसिडेंट माने जाएंगे। इसमें दूसरी कंडीशन दी गई है, अगर आपने ये कंडीशन मैच नहीं करी यानी 182 डेज से अगर आप कम है, लेकिन अगर आप पूरे साल में 60 दिन या उससे ज्यादा है और पिछले 4 सालों में 365 दिन तक आपने जो है वो इंडिया में गुजारे हैं, तो उस केस में भी आप रेसिडेंट माने जाएंगे। अगर पहली कंडीशन मैच नहीं करी और दूसरी कंडीशन मैच कर दी तो भी आप इंडियन रेसिडेंट माने जाएंगे। लेकिन अगर ना ही आपने पहली कंडीशन मैच करी है ना ही आपने दूसरी कंडीशन मैच करी है तो उस केस में आप एनआरआई कहलाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने दोनों ही कंडीशन मैच नहीं करी यानी पिछले साल आप 182 डेज से कम थे, इसके अलावा आप पिछले साल 60 दिन से भी
कम थे या फिर आपने 365 दिन कंप्लीट नहीं किए 4 सालों में, तो उस केस में आप नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, नॉन रेसिडेंट आप कब माने जाएंगे? जब आप पिछले सालों में आपने अगर इन नंबर ऑफ डेज से अगर कम रहे हैं तो उस केस में आप एनआरआई माने जाएंगे। अगर ये दोनों में से एक कंडीशन भी आप फॉलो करते हैं तो उस केस में आप रेसिडेंट कहलाए जाएंगे। आइए अब बात करते हैं एनआरआई को कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और क्या होगी उसकी टैक्स स्लैब। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर एनआरआई ने कोई इनकम जनरेट करी है इन इंडिया के अंदर तो ऑफ कोर्स एनआरआई को इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर एनआरआई जो है वो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के तहत अगर उसकी जो इनकम है 2.5 लाख से ऊपर है तभी उसे आईटीआर फाइल करना होगा। जो रेसिडेंट है, जो नॉर्मल लोग है, वही टैक्स स्लैब जो है वो एनआरआई को एप्लीकेबल होती है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में 2.5 लाख की मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट दी जाती है। तो उससे ज्यादा अगर इनकम हुई, इंडिया से जनरेट करी है, एनआरआई है, तो उस केस में आईटीआर बनना मैंडेटरी होगा और टैक्स भी देना पड़ सकता है। 3 लाख से ज्यादा है न्यू टैक्स रिजिम में तो उस केस में टैक्सेबिलिटी और आईटीआर बनना होगा। ध्यान रखिएगा, एनआरआई को कभी भी 87A का रिबेट अलाउ नहीं किया जाता। रिबेट 87A सिर्फ रेसिडेंट को ही अलाउ किया जाता है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हो या फिर आप न्यू टैक्स रिजिम में हो। इसके अलावा अगर एनआरआई की जो इनकम है वो बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी क्यों ना कम हुई, यानी 2.5 लाख और 3 लाख से भी अगर कम हुई तो उस केस में भी मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना होगा। अगर एनआरआई ने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट किए हैं, करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट किए हैं, टीडीएस या टीसीएस एनआरआई का कटा है 25,000 रुपए नॉन सीनियर सिटीजन के केस में, और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए का अगर टीडीएस टीसीएस कटा है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम है तो एनआरआई को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। फॉरेन ट्रैवल किया, 2 लाख रुपए से ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1 लाख रुपए से ज्यादा, या बिजनेस और प्रोफेशन है, टर्नओवर जो है वो 60 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, ग्रॉस रिसिप्ट है, तो उस केस में एनआरआई को आईटीआर फाइल करना होगा मैंडेटरी। तो ये तो हमें समझ में आ गया एनआरआई को कब आईटीआर फाइल करना होगा मैंडेटरी, कब नहीं होगा। अब समझते हैं इसकी टैक्स स्लैब। तो टैक्स स्लैब ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा डिटेल और जानकारी दे देते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में ध्यान रखिएगा, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो, अगर आप एनआरआई है तो उस केस में आपको 3 लाख या 5 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। जो रेसिडेंट है सिर्फ उन्हें ही यहां पर सीनियर सिटीजन ओल्ड टैक्स रिजिम में 3 लाख का फायदा मिलेगा, और सुपर सीनियर सिटीजन अगर आप हुए तो उस केस में 5 लाख का फायदा मिलता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का। लेकिन एनआरआई के केस में ऐसा नहीं है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एनआरआई है, ओल्ड टैक्स रिजिम है तो अप टू 2.5 लाख तक आपको छूट मिलेगी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यहां तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम है तो 5% आपको टैक्स लगेगा, 5 लाख से 10 लाख की इनकम है तो 20%, 10 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो 30% आपको टैक्स रेट लगेगा। ये हमने बात करी ओल्ड टैक्स रिजिम की। न्यू टैक्स रिजिम ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 4 लाख से यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी गई है। 24-25 की बात करें तो 3 लाख तक नील टैक्स, 3 से 7 लाख की बात करें तो 5%, 7 लाख से 10 लाख की बात करें तो 10%, 10 लाख से 12 लाख की इनकम है तो 15% टैक्स रेट लगेगा, 12 लाख से 15 लाख की इनकम हुई तो 20% टैक्स रेट, 15 लाख से अगर ज्यादा आपकी इनकम है तो 30% टैक्स रेट लग जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस 4% देना पड़ सकता है। अगर आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, अलग से टैक्स रेट इस पर लग जाएगी, 10%, 12.5%, 20%, इस हिसाब से टैक्स रेट लग जाएगा। सरचार्ज की बात पर है तो 10%, 15%, 25%, 37% लगता है। 10% कब लगेगा? जब आपकी 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम है, 1 करोड़ से 2 करोड़ की इनकम है तो 15% सरचार्ज लगेगा, 2 करोड़ से 5 करोड़ की इनकम है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा इनकम हुई तो उस केस में 37% तक सरचार्ज आपको देना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एनआरआई है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम क्रॉस हो गई है और इंडिया से अगर इनकम है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन बेसिक एग्जम्पशन से कम अगर आपकी इनकम है तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, भले ही आप इंडिया के अंदर इनकम जनरेट क्यों ना कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने मैंडेटरी कंडीशन अगर कंप्लाई कर दी है, फुलफिल कर दी है, यानी सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, टीडीएस कट गया है, तो उस केस में भले ही आपकी बेसिक एग्जम्पशन से लिमिट कम क्यों ना हो, आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। ये अब बात करते हैं कौन सी इनकम पर आपको जो टैक्स है वो इंडिया में देना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी इनकम है जिस पर आपको टैक्स लगेगा। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं इन इंडिया के अंदर या डीम टू एक्यूर कर रहे हैं इन इंडिया के अंदर, वही टैक्स की जाएगी, चाहे वो कोई भी इनकम क्यों ना हो।
चाहे वो सैलरी से हो, रेंट से हो, कैपिटल गेन की इनकम हो, डिविडेंड हो, एफडी इंटरेस्ट की इनकम हो, सेविंग इंटरेस्ट इनकम की हो, चाहे वो एनआरई अकाउंट की इंटरेस्ट इनकम क्यों ना हो, ध्यान रखिएगा अगर आप इंडिया के अंदर अर्न कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं या डीम टू अक्यूर कर रहे हैं तभी यहां पर टैक्सेबिलिटी होगी। अगर कोई इनकम आपने आउटसाइड इंडिया में जो है वो अर्न करी है, रिसीव करी है, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी एनआरआई के लिए। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी अगर आपने रिसीव करी है इन इंडिया के अंदर तो टैक्सेबिलिटी आएगी। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको टैक्स स्लैब देखना है, 2.5 लाख या 3 लाख से ज्यादा होगा तभी आपको टैक्स जो है यहां पर देना है और आईटीआर फाइल करनी है। तो सैलरी अगर रिसीव करी इन इंडिया के अंदर तो टैक्स आएगी, या अगर आपने सर्विस भी प्रोवाइड करी है इंडिया के अंदर तो भी यहां पर टैक्सेबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा आपने इनकम अर्न करी है इंडिया में तो स्लैब बेसिस पर आपको देखा जाएगा, यानी 2.5 लाख जो हमने आपको बताया था, 2.5 लाख और 3 लाख न्यू रिजिम में, इससे ज्यादा अगर आपकी इनकम हुई, आपने सैलरी रिसीव करी है तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। नॉर्मली जो एम्प्लॉयर है वही टीडीएस जो वो आपका डिडक्ट कर लेता है, तो उसमें आपको कई बार टैक्स नहीं लगता, आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। सिर्फ आईटीआर फाइल करनी पड़ती है अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ताकि आप या तो रिफंड ले सके अगर आपका एक्सेस टीडीएस डिडक्ट हुआ है, और अगर आपका कम टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जो भी होगी वो उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली सैलरी इनकम। दूसरी है हमारी रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम कब यहां पर आपकी टैक्स करी जाएगी? अगर जो भी प्रॉपर्टी जहां से एनआरआई को रेंट इनकम हो रही है वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड होनी चाहिए इंडिया में। अगर वो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इन कंट्री में अगर आपको रेंट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी भरने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देखनी है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में जहां से रेंटल इनकम आपको हो रही है, चाहे वो रेंटेड पे हो चाहे वो खाली हो, अगर आपको इनकम हुई है तो उस केस में टैक्सेबल अगर है तो इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख से ज्यादा और 3 लाख से ज्यादा होगा, आईटीआर भरना पड़ सकता है। आपको डिडक्शन मिल जाता है इसमें, जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेस है, म्युनिसिपल टैक्सेस है, उसका फायदा मिल जाता है। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एनआरआई को अलाउ किया जाता है। अगर होम लोन लिया हुआ है तो उस पर जो ब्याज पे किया है उसका भी फायदा मिलता है, और होम लोन का जो रिपेमेंट है यानी प्रिंसिपल पैसा जो भी आपने दिया है, एटीसी का फायदा आपको मिल जाता है 1.5 लाख रुपए का। तो ध्यान रखिएगा एनआरआई को यहां पर फायदा मिल जाता है, रेंटल इनकम पर भी एटीसी का बेनिफिट मिल जाता है अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में वो जाते हैं। जाते बात करते हैं, अगर कोई एसेट जो वो सेल करी है जो लोकेटेड इन इंडिया है, यानी प्रॉपर्टी अगर बेची है, रेंट पर नहीं दी है लेकिन प्रॉपर्टी अगर बेची जो इंडिया में, अगर आपने बाहर की कंट्री में कोई प्रॉपर्टी बेची है, आप एनआरआई है, तो टैक्स क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर आपने पैसा जो है कैपिटल गेन है वो बाहर की कंट्री में कमाया है, इंडिया में तो कोई प्रॉपर्टी बेची नहीं है। लेकिन अगर आपने इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी बेची है, कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है, तो सरकार कहती है जो भी रियल एस्टेट में जो भी पैसा अगर आपको हुआ है कैपिटल गेन, इस पर हम टैक्स आपसे लेंगे। ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म होता है तो आपको यह देखना है 23 जुलाई 2024 के बाद यहां पर 2 तरीके से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। या तो आप विदाउट इंडेक्सेशन जाइए, 12.5% की रेट दी गई है, या फिर विद इंडेक्सेशन में जाइए 20%, जो भी बेनिफिट होगा उस पर आप टैक्स दे सकते हैं। स्लैब रेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। इसमें आपको एग्जम्पशन भी मिल जाता है सेक्शन 54, सेक्शन 54 सेक्शन 54 ईसी के तहत, यानी एक प्रॉपर्टी बेचकर अगर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं इंडिया के अंदर तो उस केस में आपको फायदा मिल जाता है, पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्स आपका माफ हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपको एफडी से ब्याज मिल रहा है, सेविंग अकाउंट से ब्याज मिल रहा है, एनआरई एनआरओ एफसीएनआर से अगर ब्याज मिल रहा है तो क्या यहां पर टैक्स होगा? ध्यान रखिएगा अगर आपको एफडी, सेविंग अकाउंट, एनआरओ या बॉन्ड से अगर ब्याज मिल रहा है तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा इन इंडिया के अंदर। इन इंडिया में मिल रहा है यानी आपका जो खाता है वो इंडिया के अंदर है, एफडी आपने इंडिया में करवाई है, सेविंग अकाउंट आपका है, एनआरओ अकाउंट आपके इन इंडिया के अंदर है, तो उस केस में जो भी ब्याज मिलेगा वो सभी टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा एनआरई अकाउंट है और एफसीएनआर अकाउंट है, तो उस केस में अगर जो ब्याज मिलता है वो आपके लिए होता है एग्जेम्प्ट, भले ही इंडिया में क्यों ना हो। इसके अलावा डिविडेंड अगर आपने रिसीव किया है इंडियन कंपनी से इन इंडिया के अंदर तो वो टैक्स किया जाएगा इंडिया के अंदर ही। अगर आपने बाहर की कंट्री के अंदर अगर डिविडेंड आपको मिल रहा है, फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, तो उसके इसमें टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, एनआरआई अगर आप है, तो टैक्सेबिलिटी आ जाती है। गिफ्ट की बात करते हैं, गिफ्ट अगर आपने रिसीव किया इंडिया में, अगर रिलेटिव से किया है तो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉन रिलेटिव से रिसीव कर लिया और 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट अमाउंट रिसीव किया है, चाहे वो एसेट हो, प्रॉपर्टी हो या फिर कैश में भी क्यों ना हो, आपके लिए टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं जो भी शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है,
इसमें अगर आप लेन देन कर रहे हैं, इंडिया में शेयर्स खरीदे, इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीदे, म्यूचुअल फंड अगर खरीदे हैं, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। यानी गेन अगर आपको होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, इंडियन कंपनी के अगर शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, तो ध्यान रखिएगा शेयर्स में आपको 20% टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 12.5% टैक्स रेट लग जाता है। यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1,25,000 तक का एग्जम्पशन मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इनकम आप जनरेट कर रहे, रिसीव कर रहे, अर्न कर रहे, डीम टू एक्यूर कर रहे इन इंडिया के अंदर, अगर आप एनआरआई है तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम अगर क्रॉस हो जाती है 2.5 लाख या न्यू रिजीम के हिसाब से 3 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, इन सभी इनकम के अंदर अगर आप ये सभी इनकम मिलाकर अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, 3 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना भी मैंडेटरी होगा। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी तो टैक्स भी पे करना आपको पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं एनआरआई को कौन से डिडक्शन जो है वो अलाउ किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C के बारे में। तो 80C में 1.5 लाख रुपए का फायदा मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो 80C में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, खुद के नाम से ले रहे हैं, एनआरआई खुद के नाम से ले रहा है या अपने स्पाउस के नाम से ले रहा है या अपने बच्चे के नाम से भी ले रहा है, तो यहां पर डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा आप ट्यूशन फीस जो वो पे कर रहे हैं तो भी आपको मिलेगा। अगर आप होम लोन लेते हैं, उसका रिपेमेंट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट है, तो 80C में 1.5 लाख तक का फायदा आपको मिल जाता है। यूएलआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ईएलएस स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो इन सभी केस में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख का फायदा मिल जाता है। अगर आप एनआरआई भी हुए तो भी यहां पर 80C का फायदा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। लेकिन कौन से इन्वेस्टमेंट पे आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, तो अगर आप एनएससी यानी पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम में अगर निवेश करते हैं तो आपको फायदा नहीं दिया जाता। अगर आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल की फिक्स डिपॉजिट में स्कीम में निवेश करते हैं, टाइम डिपॉजिट में निवेश करते हैं, तो भी यहां पर एनआरआई को फायदा नहीं दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अलाउ नहीं की जाती है, एनआरआई को सिर्फ रेसिडेंट ही अलाउ होते हैं, तो उस केस में भी आपको 80C में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है तो फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो भी यहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाता है एनआरआई को, और आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, खुद के नाम से लेते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम से लेते हैं, बच्चों के नाम से लेते हैं, तो यहां पर आपको डिडक्शन मिलता है। जो भी प्रीमियम आपने पेड किया है खुद के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, इन इंडिया के अंदर अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको फायदा मिलता है। आइए देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, अगर आपने खुद के लिए, स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए लिया है और आप दोनों यानी खुद और आपकी स्पाउस जो है अगर दोनों ही एनआरआई है और 60 साल से अगर कम है तो उस केस में 25,000 का डिडक्शन मिलता है। आपके पेरेंट्स के नाम से लिया है और आपके जो पेरेंट्स है वो 60 साल से कम है तो 25,000 का, टोटल 50,000 का डिडक्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपके पेरेंट जो 60 साल से ज्यादा है तो उस केस में 50,000 यानी टोटल 75,000 का फायदा मिलेगा। अगर आप, आपकी स्पाउस और आपके पेरेंट्स ये सभी जो है वो 60 साल से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में दोनों ही केस में 50,000 यानी 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, कई बार है आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए सेक्शन 80E के तहत जितना भी आप इंटरेस्ट रिपेमेंट करते हैं यहां पर 8 साल तक आपको फायदा मिलता है। 100% डिडक्शन यहां पर मिल जाता है, यानी जितना भी इंटरेस्ट आपने पेड किया 8 साल तक एनआरआई उसका फायदा ले सकता है। इसके अलावा 80G की बात करें, डोनेशन की बात करें, तो डोनेशन अगर आप देते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट को अगर आप डोनेशन देते हैं तो 100% और कुछ केस में 50% आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। इसके अलावा आप अग्निवीर पथ स्कीम में अगर निवेश करते हैं सेक्शन 80 CCH के तहत सरकार द्वारा अगर निवेश हो रहा है तो उस केस में चाहे ओल्ड रिजिम हो, न्यू रिजिम हो, दोनों में ही फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप खुद निवेश कर रहे हैं तो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको फायदा मिलता है। ध्यान रखिएगा, अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में आपको निवेश करना है, 100% डिडक्शन आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप 80DD की बात करें, 80DDB की बात करें, अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपने डिपेंडेंट के लिए, यानी आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, आपकी जो स्पाउस है उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मेंटेनेंस करवा रहे हैं, जहां पर 75,000 रुपए और 1 लाख रुपए अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन मिलता है। लेकिन ये एनआरआई को जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई डिजीज हुई है, 80DD का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 80DDB अगर आपको या आपके जो भी डिपेंडेंट है उनको अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज हुई है तो 40,000, सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख का फायदा मिलता है। लेकिन यहां पर भी एनआरआई को अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन 80GGC की बात करें, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 100% डिडक्शन अलाउ किया जाएगा।
इसके अलावा बात करते हैं एटीडीटी ए के अंदर और एटीडीटी बी के बारे में। एटीडीटी बी सीनियर सिटीजन के लिए, सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए दिया गया, यानी अगर आप फिक्स डिपॉजिट सेविंग से अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है, पोस्ट ऑफिस की एफडी से या पोस्ट ऑफिस स्कीम से अगर आपको ब्याज मिल रहा है, तो उस केस में सिर्फ सीनियर सिटीजन को यहां पर 50,000 का फायदा मिलेगा, लेकिन वही सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट होंगे, तो एनआरआई को यहां पर फायदा नहीं दिया जाएगा। तो एटीडीटी बी के तहत फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप एटीडीटी ए का फायदा ले सकते हैं। 10,000 रुपए इन केस अगर आप सेविंग अकाउंट के अंदर आपको अगर कोई ब्याज मिल रहा है, चाहे बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, कोऑपरेटिव बैंक में हो, तो सेविंग इंटरेस्ट पर 10,000 का फायदा आपको मिल जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन भी हुए तो भी आप यहां पर 10,000 तक का ही फायदा ले सकते हैं। तो एटीडीटी ए के अंदर बेनिफिट आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप एटीडीटी बी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कुछ डिडक्शंस जो है वो यहां पर अलाउ किए जाते हैं, कुछ अलाउ नहीं भी किए जाते। एग्जम्पशन तो हमने आपको बताया था, सेक्शन 54 है, 54 EC वो यहां पर आपको अलाउ होता है, लेकिन ये कुछ डिडक्शन है जो अलाउ किए जाते हैं और कुछ डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं किए जाते। कुछ और डिटेल के बारे में जानते हैं, एनआरआई को किन किन और बातों का ध्यान रखना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो ध्यान रखिएगा, एनआरआई को यहां पर लिमिट दी गई है कुछ ट्रांजैक्शन में। अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एनआरआई करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उनको नोटिस आ सकती है। तो एनआरआई को कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सेल और परचेज अगर आप प्रॉपर्टी करते हैं 30 लाख रुपए से ज्यादा, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी जो भी रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, वो भेज सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स है, एक्सप्लेन है, तो आप कर सकते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स नहीं है तो उस केस में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप नहीं चाहते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी रिपोर्टिंग हो, तो 30 लाख के अंदर करेंगे तो कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो यहां पर जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो आपकी रिपोर्टिंग कर देता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो उस केस में 1 करोड़ से ऊपर होगा तो आपका टीडीएस जो वो डिडक्ट किया जाएगा। जो भी बैंक है यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। अगर आपने पिछले 3 सालों की आईटीआर फाइल नहीं करी तो उस केस में बैंक देखेगी, अगर आपने विड्रॉल 20 लाख से ज्यादा किया है तो उस केस में यहां पर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। 20 लाख से 1 करोड़ के अंदर 2%, 1 करोड़ से ज्यादा किया तो उस केस में 5% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। 20 लाख के अंदर होगा तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो उस केस में 1% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। करंट अकाउंट की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया है, कैश डिपॉजिट में भी 50 लाख की लिमिट है, कैश विड्रॉल में भी 50 लाख की लिमिट होगी। तो उस केस में अगर इससे ज्यादा किया है तो जो भी बैंक है, जो भी कोऑपरेटिव बैंक है, वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। फिक्स डिपॉजिट अगर आप 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा पूरे साल में करते हैं तो आपकी यहां पर रिपोर्टिंग हो जाएगी, चाहे आप कैश से कर रहे हैं या फिर आप अगर ऑनलाइन मोड से भी क्यों ना कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, सभी के लिए 10-10 लाख की लिमिट है। इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन करेंगे तो जो भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में और ऑनलाइन में आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हैं, बिल का पेमेंट करते हैं, तो आपकी रिपोर्टिंग क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा कर दी जाएगी। अब कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है वो एनआरआई के लिए एप्लीकेबल होगा, तो ध्यान रखिएगा, आईटीआर 1 जो है वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, तो एनआरआई को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एनआरआई को आईटीआर 2 या आईटीआर 3 जो है वो आप भर सकते हैं। आईटीआर 2 कब आपको भरना है, अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम नहीं है, इसके अलावा आपकी अगर सैलरी इनकम हो गई, रेंट इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, कैपिटल गेन की इनकम हो गई, जो इन इंडिया से अगर आपकी है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा आपकी इनकम है, तो आईटीआर 2 आप जमा कर सकते हैं। आईटीआर 3 उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस इनकम है, हालांकि उनकी अगर एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया भी क्यों ना है, लेकिन अगर आपको इनकम जनरेट हो रही है इंडिया के अंदर, तो भी यहां पर आपको आईटीआर 3 जो है वो आप भर सकते हैं। यानी बिजनेस और प्रोफेशन वालों के लिए आईटीआर 3 है और बिजनेस प्रोफेशन वाला नहीं है तो उस केस में आईटीआर 2 आपको जमा करनी होगी। अब आईटीआर फाइल करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है ये जान लेते हैं। तो एक तो आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, यानी जो इनकम पर आपने ऑलरेडी बाहर की कंट्री में टैक्स पे कर दिया है उसका बेनिफिट आपको यहां मिल जाता है। DTAA का फायदा मिल जाता है आपको, वापस उस इनकम पर जो आपने आउटसाइड इनकम जनरेट करी है उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता है। इसके अलावा अगर यहां पर कोई भी आपका टीडीएस कटा है, जैसे रेंट है या सैलरी है, उस पर कोई भी टीडीएस कटा है, तो टीडीएस क्लेम करने के लिए, रिफंड लेने के लिए आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
आप आसानी से वीजा एप्लीकेशन या रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ जो भी टैक्स रिकॉर्ड है। इसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है, क्योंकि आप आईटीआर रेगुलरली अगर फाइल करते हैं एनआरआई होने के बावजूद, यहां पर आपको टैक्स नोटिस से बच सकते हैं और इजी टू लोन अप्लाई, आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इन फ्यूचर में। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं लास्ट डेट क्या है, यानी ड्यू डेट क्या है एनआरआई के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए। तो नॉर्मली तो 31 जुलाई है, लेकिन अगर आप पार्टनर है किसी वर्किंग फर्म के अंदर तो उस केस में, अगर वो फर्म ऑडिटेड है तो उस केस में 31 अक्टूबर आपके लिए आखिरी डेट होगी रिटर्न फाइल। इसके अलावा एडवांस टैक्स की बात करें तो यस, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हुई तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा। 4 इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15% पहले 15 जून को, 15 सितंबर को 45%, दिसंबर तक आपको 75% और मार्च है तो उस केस में 100% तक आपको जो अपनी टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, आधार और पैन कार्ड लिंक करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है जो भी एनआरआई है। तो एनआरआई रिलेटेड हमने डिटेल जानकारी आपको दी है कि एनआरआई को कब आईटीआर फाइल करनी होती है, कब आईटीआर फाइल नहीं करनी होती है, कौन सी इनकम एनआरआई की जो है वो टैक्सेबल होती है इन इंडिया के अंदर। आउटसाइड इंडिया के अंदर अगर आपने इनकम कमाई है तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होती है। इसके अलावा क्या डिडक्शन, एग्जम्पशन आपको फायदा मिलता है, इसके अलावा और भी कई सारी जानकारी जो है वो हमने आज के इस वीडियो के अंदर कवर करी है एनआरआई रिलेटेड। तो होप सो आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट और नॉलेजेबल अगर लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में जो लोग एनआरआई है, जो रेसिडेंट नहीं है, तो उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा, उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा, ताकि यहां पर अगर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, यानी असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो ये सारी डिटेल की जानकारी उनको होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो रिलेटेड अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो भी आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।